नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के भूगोल की जो सीरीज चल रही है हमारे पास, उसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के राज्य दिवस और उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जो कि बहुत इजी टॉपिक है इसका, लेकिन कुछ राज्य दिवस जो उत्तराखंड में विगत 2, 3, 4 या 8-10 सालों से मनाए जा रहे हैं वो एक साथ ये टॉपिक आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है। इसमें जो राज्य के दिवस हैं ये विगत 2-4 वर्षों में जो नए घोषित हो रहे हैं वो सब भी हैं, और जो उत्तराखंड के किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर स्थापित किए गए वो सब भी आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है, वहीं से शुरुआत होनी है। तो इसमें उत्तराखंड राज्य दिवस और राज्य प्रतीकों में सबसे पहले उत्तराखंड कब बना है, तो 9 नवंबर 2000 को बना है उत्तराखंड, और ये उस समय भारत का 27वां राज्य था। इसलिए 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भी। या ये 9 नवंबर, एक तो 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस है। इसके अलावा उत्तराखंड के ऐसे कौन से दिवस हैं जो विशेष रूप से मनाए जा रहे हैं, तो इसी सीरीज में सबसे पहला नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा राज्य के प्रमुख दिवस में 25 मई राज्य जल दिवस। 25 मई को राज्य जल दिवस मनाया जा रहा है। और ये जो राज्य जल दिवस मनाया जाता है ये श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस, यानी 25 मई 1916 को टिहरी में श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है राज्य जल दिवस, जौ जन्म जौ जल दिवस। ठीक है। और दूसरा है 5 जुलाई। 5 जुलाई को हरियाली दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड में हरियाली दिवस, ये हरेला दिवस नहीं होगा, हरेला तो जुलाई में मनाया जाता है, बल्कि हरियाली दिवस पर्यावरण संरक्षण के को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, नेक्स्ट है इसका 25 जुलाई वृक्षारोपण दिवस कहा जाता है इसे। श्रीदेव सुमन के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है वृक्षारोपण। और टिहरी राज्य जन आंदोलन में राजतंत्र के विरोध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्रीदेव सुमन, जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राणों की आहुति दी थी, ओदा 25 जुलाई का दिन 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। इसी संदर्भ में मनाया जाता है आज वृक्षारोपण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस है ये। नेक्स्ट है 4 अगस्त जड़ी बूटी दिवस। 4 अगस्त 2009 को पहली बार जड़ी बूटी दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, और अब प्रतिवर्ष 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट है 12 अगस्त राज्य प्रेरणा दिवस मनाया जाता है इस दिन नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म हुआ था। नरेंद्र सिंह नेगी, जिन्हें गढ़ रत्न कहा जाता है, गढ़ रत्न, गढ़वाली गायक है नरेंद्र सिंह नेगी, और 12 अगस्त 1949 को उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्मदिवस के रूप में मनाया जा रहा है राज्य प्रेरणा दिवस। नेक्स्ट है कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा दिवस हैं। 1 सितंबर को, चूँकि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान 1994 में 1 सितंबर को खटीमा कांड हुआ था, और 2 सितंबर को हुआ था मसूरी कांड। इन्हीं दिवसों की याद में 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस और 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाने की घोषणा 2018 में हो रही, यानी 2018 के बाद ही मनाए जा रहे हैं। लेकिन वैसे जनरली उत्तराखंड के इतिहास में देखा जाए तो 1 सितंबर को खटीमा कांड दिवस मनाया जाता है, और 2 सितंबर को मसूरी कांड दिवस। तो कुमाऊनी गढ़वाली भाषा दिवस भी और खटीमा कांड, यानी ये दोनों के दो 1994 में 1994 में उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा कांड, मसूरी कांड और मुजफ्फरनगर कांड हुए थे। चूँकि हम सीरीज में हैं, जनवरी फरवरी से लेकर अगस्त सितंबर और दिसंबर तक पहुंचाना हमने, इसलिए हम लोग यहाँ पर केवल 2 दिवस कवर करें। अभी अक्टूबर में मुजफ्फरनगर कांड दिवस भी होगा। नेक्स्ट है 9 सितंबर को हिमालय दिवस, काफ़ी फेमस है हिमालय दिवस। कब से मनाया जा रहा है, तो 9 सितंबर 2010 से पहली बार मनाया गया था, और अब प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 10 सितंबर उत्तराखंड गौरव दिवस। उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न विजेता पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उत्तराखंड गौरव दिवस। और 10 सितंबर 1887 को खूंड ग्राम अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था, खूंड ग्राम, और इसी दिवस को आज उत्तराखंड के गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 17 सितंबर जागर संरक्षण दिवस। जागर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए, और
प्रीतम भरतवाण जी को या उनके जन्म दिवस को मनाया जा रहा है जागर संरक्षण दिवस के रूप में 17 सितंबर 1970 को देहरादून के रायपुर में जन्म हुआ था उनका, और आज जागर सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 19 सितंबर उत्तराखंड साहित्य दिवस, उत्तराखंड के महान साहित्यकार हरिदत्त भट्ट की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है इसे, उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर। उसके अलावा अक्टूबर में हम 2 अक्टूबर मुजफ्फरनगर कांड यानी रामपुर तिराहा कांड 1994 को उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान जो घटना हुई थी रामपुर में या रामपुर तिराहे में, उसे कहते हैं मुजफ्फरनगर कांड या मुजफ्फर रामपुर तिराहा कांड दिवस। नेक्स्ट है 11 दिसंबर पहाड़ दिवस, इसे पहाड़ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 11 दिसंबर को। 17 सितंबर गंगा स्वच्छता दिवस, गंगा की सफाई की शुरुआत हुई थी इस दिन को 17 सितंबर 2009 को, और फिर 2010 से स्वच्छता अभियान भी चला था। 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस संपूर्ण देश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट 24 दिसंबर लोक संस्कृति दिवस, ये है उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडौनी जी, इनका जन्म दिवस है। लगभग 24 दिसंबर 1925 को जन्म हुआ था इनका, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है वो लोक संस्कृति दिवस, यानी बहुत सारे दिवसों में महत्वपूर्ण दिवस ये भी था एक। तो ये थे उत्तराखंड के कुछ खास दिवस, क्योंकि हमने टॉपिक डाला है उत्तराखंड के दिवस और प्रतीक चिन्ह। तो ये देखिए प्रतीक, बहुत सारे दिवस हमारे पास थे, तो एक सीरीज में थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बहुत सारे राज्य दिवस। अब इसी कड़ी में हम लोग उत्तराखंड राज्य प्रतीकों को भी कवर करना चाहेंगे, क्योंकि राज्य प्रतीक बहुत इजी टॉपिक है। बस इसमें जो क्वेश्चन घुमाने फिराने वाले हैं वो कि राज्य दिवसों की घोषणा कब हुई। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य दिवस क्या होते हैं, तो हमारे राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान होते हैं किसी भी राज्य की, और इसकी घोषणा कब हुई है, 2 डेट है यहाँ पर है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 को राज्य प्रतीकों को स्वीकार किया गया है। तो 1 अप्रैल 2001, ये ध्यान रखना आप। उसमें भी सबसे पहले उत्तराखंड की राज्य की भाषा, तो पहली राज्य की भाषा, राज्य भाषा पूछे तो हिंदी, और दूसरी राजभाषा पूछे या राज्य की भाषा पूछे तो संस्कृत। संस्कृत को कब घोषित किया गया, जनवरी 2010, ये अलग प्रश्न है। नेक्स्ट है राज्य खेल, उत्तराखंड राज्य खेल है फुटबॉल। फुटबॉल को कब राज्य खेल घोषित किया गया, 2011 में। और राज्य फुटबॉल एकेडमी फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन है, और फुटबॉल एकेडमी कहाँ है, तो देहरादून होगा, देहरादून, फुटबॉल से संबंधित जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राज्य वाद्य यंत्र ढोल है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र, और इसे कब घोषित किया गया, 2015 में घोषित किया गया है। जितने भी उत्तराखंड के प्रतीक है उनको एक सही क्रम और सही सीरीज में हमने रखा हुआ है, तो कब घोषित किया ये भी उनकी डेट के साथ है। तो नेक्स्ट है इस राज्य वाद्य यंत्र को आप देख भी सकते हैं, ये है राज्य वाद्य यंत्र ढोल, 2015 में जिसे घोषित किया गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है उत्तराखंड राज्य के राज्य गीत। राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी, और गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी गणरत्न और अनुराधा निराला जी। राज्य गीत को कब स्वीकार किया गया, तो 6 फरवरी 2016 को इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, राज्य तितली उत्तराखंड की। राज्य तितली नाम है कॉमन पिकॉक, और वैज्ञानिक नाम है पैपिलियो बाइनोर ए। और राज्य तितली कब घोषित किया गया, तो 7 नवंबर 2016 में, ये भी 2016 है। राज्य तितली पवालीगढ़ में खूब देखी जाती है राज्य तितली। अच्छा, इसके अलावा हमारे उत्तराखंड के राज्य प्रतीक जो आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा, एक गोलाकार मोहर पर 3 पर्वतों की श्रृंखला, और जिसमें नीचे गंगा की 4 लहरें, बीच की चोटी थोड़ा ऊंची सी दिखाई दे रही होगी ये पर्वतों की श्रृंखला में, और उसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया हुआ सत्यमेव जयते, यानी जो ये अशोक चिन्ह बना है, जो बीच की चोटी है सबसे ऊंची है, इस पर अशोक चिन्ह बना है, और उसी के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। चूँकि भारत का भी प्रतीक है, इस वजह से अशोक चिन्ह कहते हैं हम इसको, राज्य प्रतीक। एक गोलाकार मोहर पर 3 पर्वतों की श्रृंखला, गंगा की 4 लहरें, और बीच वाली पर्वत श्रृंखला पर अशोक की लाट, और उसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है राज की पुष्प ब्रह्म कमल। ये ब्रह्म कमल आपको दिखाई देगा, अलग अलग प्रजातियाँ ब्रह्म कमल की, लेकिन जो उत्तराखंड का राज की पुष्प है उसका नाम पूछता अगर वैज्ञानिक, तो सोसूरिया ओवलेटा।
और कुल है इसका एस्ट्रेसी कुल का है, सोसूरिया ओवलेटा। अच्छा, उत्तराखंड में लगभग ब्रह्म कमल की कई प्रजातियां हैं, तो उसमें लगभग 24 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं कह रहा है। और विश्व में लगभग देखा जाए तो 210 प्रजातियां इसकी देखने को मिली हैं। उसमें भी जो ब्रह्म कमल, कस्तूरा कमल और फेन कमल हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर मिलते हैं, ये भी इसी की प्रजातियां हैं। ऐसा न लगे कि ये कमल की प्रजातियां हैं, फेन कमल, ब्रह्म कमल या फिर कस्तूरा कमल, ये सब ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं। हालांकि भौगोलिक कंडीशन के अनुसार अलग अलग स्थान पर इसके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे स्थानीय भाषा में इसके नाम क्या है, तो कौलपदम भी कहते हैं लोग इसे स्थानीय स्तर पर। और महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है। और हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है। कश्मीर में इसी का नाम गलगल है। और हिमालय, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ऑल ओवर हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है इसे। और नंदा यानी पार्वती जी का प्रिय पुष्प भी माना जाता है इसे। ब्रह्म कमल कब पुष्प खिलते हैं इसमें या कहाँ पाया जाता है, ये सब 20 में प्रश्न है। पुष्प खिलने का समय लगभग जुलाई से सितंबर के बीच, ये जब मानसून परिपक्व हो जाता है, वर्षा ज़्यादा होने लगती है, उस समय इसमें पुष्प खिलता है। और ये मिलता कहाँ है, उपस्थित स्थान मध्य हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको है। और लगभग हाइट होगी 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। और उसमें भी जगह अगर पूछता है तो वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी में, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर का क्षेत्र, और नेपाल के टोपागोला में बहुत ऐसे मिलता है। संभवतः ये नेपाल के टोपागोला से यहाँ पर आया था कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र में। पहचान क्या है, कैसे पहचानिए आप ब्रह्म कमल को? जो उत्तराखंड का ब्रह्म कमल है तो उसकी पहचान है कि उसके पुष्पों का रंग बैगनी होता है, यानी बैगनी रंग के पुष्प खिलते हैं और उसमें उसकी पत्तियाँ पीले रंग की, ये इसकी पहचान है विशेष। अच्छा, नेक्स्ट है इसका राज्य पक्षी मोनाल, हिमालयन मयूर के नाम से जाना जाता है इसे। इसमें प्रश्न है कि मोनाल मेल है या फीमेल है, या वो कहाँ पाया जाता है, देखने में कैसा है मोनाल, तो इसी बेस पर इसके क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इसका वैज्ञानिक नाम मोनाल का, तो यह है लोगोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम। परिवार या कुल है फैजेंड इसका कुल है। कहाँ पाया जाता है अधिकतर, कहाँ मिलता है, किन स्थानों पर मिलता है, तो इसके लिए मध्य हिमालय क्षेत्र यानी जो सबसे ज़्यादा अनुकूल है रहने के लिए, उसी क्षेत्र में मिलता है। भी हाइट अगर ऊंचाई पूछेगा तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। घने जंगलों में रहता है और इसके अलावा आबादी के किनारे भी रहता है। जैसे पहचान से पता चलेगा कि किस टाइप का है वो। मोनाल और डफिया देखने में ऐसी पहचान कि मोनाल भी है और डफिया भी, दोनों एक जैसे दिखते हैं देखने में, लेकिन दोनों एक ही प्रजाति के है भी। लेकिन कह रहा है जो मोनाल है जो उत्तराखंड का है वो मादा है यानी फीमेल है, जबकि डफिया नर है भी। ये ध्यान रखना आप कि जो मोनाल है उत्तराखंड के लिए वो फीमेल है न कि मेल, जबकि मेल जो दिखता है वो डफिया है। और कलर के हिसाब से देखा जाए, रंग के हिसाब से, तो डफिया का रंग नीला भूरा और सिर पर मोर के समान कलगी है, ये डफिया है जो नीला भूरा हमें नॉर्मली दिखाई देता है। जबकि जो फीमेल है यानी मादा है वो भूरे रंग की, ब्राउन है सेब, तो यही इसकी पहचान है, यानी भूरा रंग होगा इसका और ये फीमेल होगी। इसके अलावा ये मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और स्थानीय नामों में या स्थानीय भाषा में मोनाल को मुन्याल या मन्याल भी कहा गया है, ये भी इसके नाम है। और विशेषता क्या है कि मोनाल अपना घोंसला नहीं बनाता, अधिकतर चट्टानों में या चट्टानों के छिद्रों में या पेड़ों के छिद्रों में रहता है, इसकी विशेषताओं में है। अच्छा, भोजन, वैसे ये भी प्रश्न है कि मोनाल का मुख्य भोजन क्या है, तो हिमाचल वगैरह में, कश्मीर में या उत्तराखंड में रहता है तो मुख्य भोजन इसका आलू है। इसके अलावा अन्य चीज़ें सभी कुछ हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया, रिजर्व किया गया, मतलब इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। अच्छा, इसी कड़ी में है हमारे पास राज्य पशु कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डीर के नाम से फेमस है, जो ये उपनाम है इसका। और जबकि वैज्ञानिक नाम मास्कस क्राइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम। कहाँ रहता है अधिकतर, किन हिमालय क्षेत्रों में, तो ये भी लगभग मध्य हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसमें भी आप देखोगे लगभग 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा मिलेगा। और जगह अगर पूछता है तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, फूलों की घाटी में, और उत्तरकाशी और अस्कोट में इसको संरक्षित किया गया, तो सबसे ज़्यादा संख्या इसकी अस्कोट में देखने को मिल रही है अभी। और भारत में इसकी कई प्रजातियां, खासकर मध्य हिमालय में जो रहता है उस कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। और उन प्रजातियों में से जो उत्तराखंड का कस्तूरी मृग है उसकी पहचान अगर पूछता है वो कैसा है देखने में, तो उसका रंग भूरा रहता है। इसकी पहचान अगर देखते हैं तो कस्तूरी मृग का रंग भूरा होता है, जिसमें काले पीले धब्बे पाए जाते हैं।
और इसके अलावा जो पहचान है इसकी, एक पैर में 4 खुर, ये इसकी पहचान है। और सींग नहीं होते बल्कि आत्मरक्षा के लिए सींग के बजाय उसके 2 दांत होते हैं, ये इसकी पहचान है। मतलब 2 दांत होते हैं उसमें आगे की तरफ डिफेंस के लिए, 4 खुर होते हैं एक पैर में, और काले पीले धब्बे हैं, और उसका कलर जनरली ब्राउन भूरा है। अच्छा, फिर कस्तूरी की बात की जाए तो कस्तूरी एक प्राकृतिक रसायन है और वो नेचुरल नहीं होता, मतलब जन्मजात नहीं होता, बल्कि कस्तूरी नर्म रंग में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है, एक विशेषता। दूसरा कि ये 1 वर्ष से अधिक उम्र का जब कस्तूरी होगा तब अपने आप बनने लगेगी उसकी नाभि में, मतलब जन्मजात नहीं है, बल्कि 1 वर्ष से अधिक उम्र के मेल में पाई जाती है कस्तूरी। उपयोग चूंकि एक प्राकृतिक रसायन होता है, इसलिए उपयोग हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम में, अस्थमा में, टाइफाइड में, एपिलेप्सी, मिर्गी वगैरह में आदि में इसका इलाज किया जाता है। इसीलिए कस्तूरी मृग की चूंकि बहुत सारे बीमारी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए कस्तूरी मृग को संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको संरक्षण करने के लिए 1972 में क्या हुआ था, संरक्षण के उपायों में हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, जो आज रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर है। कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972। दूसरा है महरूड़ी, 1977 में क्या हुआ, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, जिस समय इसकी स्थापना में पिथौरागढ़ बागेश्वर का अधिकांश क्षेत्र था ये महरूड़ी, और आज ये बागेश्वर के कोटमान्या धर्मघर के समय महरौली में पड़ता है, बागेश्वर में आ गया अधिकांश हिस्सा इसका। अच्छा, इसके अलावा कस्तूरी मृग की संख्या को बढ़ाने के लिए कांचुला खर्क यानी चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई 1982 में कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। तो ये लगातार भारत सरकार ने कस्तूरी मृग को संरक्षण करने के लिए उपाय किए हैं। उसमें एक और उपाय है 1986 में अस्कोट पिथौरागढ़ में 600 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, जहां पर आज सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग की संख्या है। तो ये भारत सरकार के उपाय कस्तूरी मृग को बचाने के लिए। अच्छा, इसी कड़ी में एक नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हमारा उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस लगभग मध्य हिमालय क्षेत्र में मिलता है। अगर अधिक हिमालय की ऊंचाई होगी तो वहाँ पर बुरांस का रंग सफ़ेद होने लगता है। तो ये बुरांस और उसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। कुल है एरिकेसई, इसका कुल ये है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है और हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प भी इसे माना गया है। हिमाचल और नागालैंड यानी उत्तराखंड का तो है, इसके अलावा हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है। मध्य हिमालय क्षेत्र में मिलता है और लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। बाज और बुरांस शीतोष्ण कटिबंधीय यानी ठंडी वनस्पति के पेड़ है। पहचान इसकी क्या है, लगभग 1500 से यानी मध्य हिमालय क्षेत्र में मिलेगा आपको, इस ऊंचाई तक बेहतर मिलेगा, मतलब इसका कलर लाल होगा, लेकिन ज़्यादा हाइट पर इस रंग फिर बदलने लगता है। जैसे अधिक ऊंचाई तक बढ़ने पर फूलों का रंग गहरा लाल और फिर 11,000 की फुट की ऊंचाई पर इसका रंग सफ़ेद होने लगता है। ज़्यादा ऊंचाई पर रंग सफ़ेद, मतलब लाल रंग होगा, चटक लाल, और मध्य हिमालय में पाया जाएगा। ज़्यादा ऊंचाई पर सफ़ेद रंग। कब फूल खिलेंगे तो जनरली बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। तो फरवरी से अप्रैल के बीच इसमें बस बसंत ऋतु के आगमन पर फूल खिलते हैं। उपयोग क्या है, औषधि यानी बहुत सारी दवाइयाँ बनती इससे, और इसके फूलों का जूस बनता है और हार्ट से संबंधित जो डिजीज़ है उनके लिए गुणकारी है, और इसीलिए संरक्षित किया गया है। वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है 1974 में। ये थे उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह और उत्तराखंड राज्य के दिवस। उत्तराखंड के भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी कड़ी में हम उत्तराखंड के भूगोल को आगे बढ़ाते रहेंगे, और इसी में कुछ लोगों का कहना है कि उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट 2021 है उसे भी प्रस्तुत किया जाए। उसको हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट 2019 और 2021 के बीच तुलनात्मक अध्ययन है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। चलिए, आज की क्लास समाप्त हो रही है यहीं पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।